of the following is an example of gross motor skill, यानी कि स्थूल गतिक कौशल का या स्थूल गामक कौशल का उदाहरण है स्केच बनाना। जीएफ गर्लफ्रेंड से याद रखेंगे, गर्लफ्रेंड नहीं है ये, जीएफ बोले तो ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं बच्चे में, बाद में फाइन मोटर स्किल्स आती हैं। ग्रॉस वो जिनमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो, फाइन मोटर वो जिसमें आपकी हाथ और आंखों की मांसपेशियों का, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़े, है ना। तो फाइन मोटर स्केचिंग में तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, तो ये तो फाइन का उदाहरण हो गया। कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं? 80% लोग सी उत्तर दे रहे हैं। चलिए, होल्डिंग अ नीडल यानी सुई पकड़ना। सुई पकड़ने के लिए हाथों की मसल्स का प्रयोग होगा, है ना। तो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, इन सब के लिए फाइन मोटर स्किल्स, क्योंकि हाथ और आंख की मसल। स्केचिंग में भी हाथ और आंखों की मसल का प्रयोग है। वॉकिंग फास्ट, आप तेज चलें, आप धीमे चलें, आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स का ही प्रयोग ज्यादा होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें आपकी लेग मसल्स काम में आएंगी, यानी जो आपकी थाई मसल्स हैं, जो पूरा मतलब वो तो बॉडी की सबसे बड़ी जो आपकी, पता ही आपको हड्डी भी है वहां पे, तो बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग चलने में होगा। आप तेज चलें, धीरे चलें, दौड़ के चलें, नाचें, गाएं, वॉटेवर। गाने में तो नहीं खैर, बट नाचने में तो जो है वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स का ही क्या होगा? प्रयोग होगा। तो ये ग्रॉस का उदाहरण हो गई। पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, यानी धागे में मोती पिरोना। पिरोए कभी? तो वो क्या है? फाइन मोटर स्किल। और आपको पता है यंग जब हम होते हैं तो हमारी ये फाइन मोटर स्किल्स बेटर होती हैं। टाइम के साथ जो है वो तो सारी ही कौशलों में दिक्कत आती है, बट स्पेशली आपने देखा होगा अपनी मम्मी दादी को कहते हुए कि बेटा एक काम करो, इस सुई में धागा तुम पिरो दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नई आंखें हैं। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, यानी विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है, यानी दिशा क्या है विकास की। प्रॉक्सिमो डिस्टल, देखिए प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन होता है एक, यानी दिशा का सिद्धांत। उसके तहत आता है आपके दो सिद्धांत आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के, है ना। दिशा दो प्रकार की होती है विकास की, प्रॉक्सिमो डिस्टल और दूसरी है सेफेलोकॉर्डल। सेफेल का मतलब ही खोपड़ी है, सर से पैर जाने को सेफेलोकॉर्डल कहेंगे, हेड टू टो, और सेंटर से पेरिफेरी। तो हेड टू टो तो क्या हो गया? सेफेलोकॉर्डल, सिरोध पदोन्मुखी, जबकि हमसे अधोगामी या प्रॉक्सिमो डिस्टल पूछा है। बात ठीक है नहीं है? बिल्कुल ठीक है। सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, जनरल टू स्पेसिफिक। अब कहने को तो ये भी सही है, कहने को तो ये भी सही है, बट हमें एग्जैक्टली अगर हमसे पूछा जाएगा कभी भी प्रॉक्सिमो डिस्टल, तो हमें पता है सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज से बेटर आंसर नहीं हो सकता। केंद्र से बाह्य की ओर, मतलब केंद्र से सीमाओं की ओर। केंद्र क्या है आपकी बॉडी का? आपका हार्ट का डेवलप होना, आपकी रीढ़ की हड्डी, फिर आपका यहाँ पे कंट्रोल आता है शोल्डर्स पे, फिर उसके बाद आपका अपने इन आर्म्स पे कंट्रोल आता है, फिर आपका अपने हाथ पे कंट्रोल आता है। द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण के गौड़ वाहकों में कौन आएगा? बताइए। पहला ऑप्शन है स्कूल। आपको पता है प्राइमरी में कौन आता है? फैमिली। फैमिली दिख रही है कहीं? फैमिली यानी पेरेंट्स। देखिए पेरेंट्स लिखा हो, इमीडिएट फैमिली लिखी हो, है ना, सिर्फ फैमिली लिखी हो, फैमिली मेंबर्स लिखे हो, बात एक ही है। ठीक, तो ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी में आएगा। अब परिवार प्राइमरी में आएगा हमेशा, प्राथमिक कारकों में सामाजिकरण के। वही स्कूल हमेशा सेकेंडरी, किताबें भी सेकेंडरी, मीडिया भी सेकेंडरी। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जो कि सही उत्तर है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68% लोग ही सिर्फ सही उत्तर दे पाए। जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया? तो रेडीनेस टू लर्न, यानी सीखने के लिए तत्परता। नेगेटिव ये हम कर चुके हैं किसी सेट में, मुझे तो याद आ रहा है। फंक्शनल फिक्सनेस होता है एक ही तरीके से किसी काम को करना, ऐसा पियाजे ने नहीं कहा। कॉम्पिटिटिव फीलिंग की बात बिल्कुल नहीं की। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात पियाजे करेंगे ही नहीं। रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, इन सब की बात पियाजे वाइगोस्की नहीं करते। रेडीनेस टू लर्न, इसका संबंध किससे है? मैच्योरिटी से है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी से है ना, जिसका मतलब होता है जेनेटिक्स से जो हमें समय के साथ रेडीनेस हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में आती है। अगर 2 साल के बच्चे को आप कहोगे कि बेटा
कोई सामान उठा करके ले आओ, एक बड़ी सी टेबल उठा करके ले आओ, तो उसके लिए वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी रेडीनेस टू लर्न नहीं आया है, अभी उसकी बॉडी, उसका माइंड मिच्योर नहीं हुआ है, परिपक्व नहीं हुआ है उस चीज के लिए। तो पियाजी कहते हैं भाई एक उम्र में आप 2 से 7 वर्ष में एक सिलेबस पढ़ाते हो, फिर कॉम्प्लेक्स टॉपिक बाद में आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरिटी भी साथ में आएगी, समय के साथ रेडीनेस आएगी सीखने की। ग्रुप वर्क इन क्लास, राम फाइंड्स हिज स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ गिवन क्वेश्चन। यानी कि एक ग्रुप वर्क हो रहा है क्लास में, यानी ग्रुप में बैठ करके बच्चे जो हैं काम कर रहे हैं कुछ, और इन ऑर्डर टू स्कैफोल्ड देम राम शुड, यानी उनको मदद करनी है अगर, तो क्या करना चाहिए राम को? बताइए एक बार। आज क्लास में ज्यादा ही मस्ती हो रही है, निशा जिस दिन आती है उस दिन मस्ती भरपूर होती है, देखिएगा एक बार। तो कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश का राम बना दिया मैंने उधर, देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। विद्यार्थियों के सहयोग के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए। बताइए एक बार क्या करना चाहिए? सी ऑप्शन। हाँ, आप बहुत बढ़िया अलका यादव, धन्यवाद, बहुत खूब। में हाँ, तो ऐसी तो बातें करते हैं ना, नॉर्मल लोग ऐसी तो बात करते हैं कि नहीं, दोस्तों में बात हो रही है कि यार ये करा दो, है? देखिए फटाफट से आंसर करो। नहीं, वो तो निशा ने शादी नहीं की, नहीं तो कुछ काम तो ये भी कर ही देती। क्या मतलब लड़कियां शादी के बिना कुछ काम नहीं कर सकती? देखो एक बार, बहुत बकैती हो रही है आज। क्या क्या? इनसे भी मंगा लें? अच्छा, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार। अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, 92% लोग देखते हैं। टेल देम टू कॉपी द आंसर, नहीं, कॉपी करके तो कोई फायदा नहीं होने वाला, सीखेंगे क्या? आस्क देम टू विथड्रॉ गिवन असाइनमेंट एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट टास्क, यानी कि ये वाला काम छोड़ दो, किसी और पे जाओ। फिर छोड़ते ही रहेंगे बच्चे जीवन भर, जहां भी स्ट्रगल करेंगे वो काम छोड़ देंगे। फिर आता है सी ऑप्शन, गिव क्यूज एंड हिंट्स रेलेवेंट टू दी प्रॉब्लम, यानी आपको क्या है, प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, हिंट देनी चाहिए। इज डैश एट द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी बेहतर, प्रोग्रेस की तरफ, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। किसने? जॉन डीवी, जिनको हम कह रहे हैं लैब स्कूल्स खोले थे। पूरी कहानी मैंने आपको कई बार बता दी है। अब तो ये बच्चे को सेंटर में रखेंगे, बच्चा और पेरेंट्स, बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव रहेंगे, ये सारी बातें होती हैं। ठीक है आयुष्मान, नाम ले लिया आपका, बताओ एक बार। कोई कह रहा 10,000 लोग लाइक नहीं किए हैं, क्या 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 क्या? हाँ भाई, लाइक शेयर कर दो, भूल गए हो आप लोग। 13,500 लोग हम जुड़े हुए हैं, सिर्फ 4,000 लोगों ने लाइक किया। ऐसे नहीं करते हैं, आपके 2,000 के नोट नहीं बदले जाएंगे अगर आप ऐसे करेंगे तो। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, बिल्कुल कहाँ बच्चा होगा सेंटर में, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और कई तरीके से पूछा जा चुका है। आपको सेंटर में बच्चे को रखना है ना पेरेंट्स, ना टीचर्स, ना एग्जाम्स, क्योंकि बच्चे के लिए है पूरी व्यवस्था। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये है कि बच्चा सेंटर में है। क्या है? बच्चा सेंटर में है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 है, वाइल प्रैक्टिसिंग कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी सहयोगात्मक अधिगम को सीखते समय या प्रैक्टिस करते समय या अप्लाई करते समय क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए? बताइए। ये गलत हो गया है हमसे, ये गलत नहीं होना चाहिए था। विकास गार्डनर का क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन आता है, अगर हम उसको गलत करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैया? बताओ एक बार, फटाफट से बताओ। अंशु लाइक शेयर करते नहीं हो, नाम लेके क्या करेंगे हम? हैं, गिव एंड टेक करेंगे, टिट फॉर टैट होगा। देखिएगा एक बार। तो वाइल प्रैक्टिसिंग कोऑपरेटिव, सहयोगात्मक अधिगम, यानी जहां बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं, सहयोग करके सीख रहे हैं, तो टीचर को क्या ध्यान में रखना है? मेक सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग, यानी सब बच्चों को एक जैसे ही बच्चों को एक ग्रुप में डालो। जो फर्स्ट आते हैं उनको एक साथ, जो लास्ट आते हैं उनको एक साथ, जिनका मैथ्स अच्छा है उनको एक साथ नहीं, मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी चाहिए, ना कि सेम एबिलिटी ग्रुपिंग। होमोजीनियस हो जाएगा। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब है होमोजीनियस ग्रुप बना दिया आपने, एक रूप, एक जैसे बच्चे हैं, जबकि हमें डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे चाहिए एक ग्रुप में, ताकि एक दूसरे से डिफरेंट चीजें बच्चे सीख पाए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू फॉलो ओनली प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर, यानी सिर्फ जो प्रेस्क्राइब कर दिया है उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। इसमें बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा, बच्चे को पैसिव कर दिया, रोट लर्निंग पे फोकस हो गया कि जितना बताया गया उतना ही रट्टा लगाओ।
रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ डिस्कशंस, यानी डिस्कशंस यानी चर्चा वाद विवाद के तो अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें कम नहीं करना चाहिए, है ना। मेक ग्रुप्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, ये बात एकदम सही है, विविध विद्यार्थियों के समूह बनाना, हेट्रोजेनस ग्रुपिंग करना, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करना। नंबर 13, इन अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर्स अ टीचर शुड, यानी विविध पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी हैं, अलग अलग तरह की क्षमताओं वाले विद्यार्थी हैं, किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई किसी जाति, कोई किसी समूह, कोई किसी भाषा को बोलने वाला है, कोई गरीब अमीर, हर तरह का बच्चा हो सकता है ना, कोई गिफ्टेड है, किसी को विजुअली चैलेंज है, तो विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं, जिनको भी नाम लेना है सिलेक्शन लेके आओ, बहुत बढ़िया, है ना, उसमें भी अच्छी रैंक लेके आओ, फिर मेल करो, फिर हम मिलेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, शर्तों पे नाम लेंगे आज से, है ना, कोई अनकंडीशनल प्यार नहीं, शर्तों पे नाम लिया जाएगा। देखिएगा, बताइए फटाफट से क्या हुआ। मुंह बना रही हो तुम इतनी तैयार हो के आई हो? अच्छा देखिए, हाँ फंक्शन है, तुम्हारे बच्चे का फंक्शन, आज हमारी बिल्डिंग में एक फंक्शन है। देखो एक बार, अगर हम बात करें, इतनी तैयार तो भाभी नहीं हुई होंगी। देखो एक बार, ग्रुप स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स, यानी परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाना, यानी कि ग्रुप स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स, ये एकदम खराब तरीका है। ये फिर आप एबिलिटी ग्रुपिंग करने लग गए कि फर्स्ट आने वालों को एक साथ, 33% वालों को एक साथ। फिर आता है बी ऑप्शन, सेट एंड मेंटेन एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस फ्रॉम ऑल, यानी कि आप क्या करेंगे, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी। मतलब क्या हुआ कि आप एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे कि भाई तुम अच्छा करोगे, फलाने बच्चे जो भी नाम है ए बी सी डी, है ना, तुम अच्छा करोगे, तुम इस चीज में अच्छा कर सकते हो, और उन एक्सपेक्टेशंस को, हर किसी बच्चे से आप सक्सेस की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो किसी ना किसी क्षेत्र में अच्छा करेगा, तो आप एक अच्छे विद्यार्थी, एक अच्छे टीचर हुए, क्योंकि हर बच्चा अच्छा कर सकता है, हर एक बच्चे में अच्छा करने की क्षमता है, सक्सेसफुल होने की क्षमता है, आपको बस पहचानना है कि वो किस क्षेत्र में अच्छा करेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। समालोचनात्मक चिंतन मतलब सिर्फ मान नहीं लेना है, हर एक पक्ष को जानने की कोशिश करनी है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से किसी चीज को देखना है। ये नहीं है किसी ने कह दिया कि 2000 के नोट में चिप होती है तो चिप है ना, ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकली आपको जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में कई सारे पक्षों को देखना पड़ेगा, जस्ट मान नहीं लेना है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो खराब ही हो जाता है। ठीक, तो क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, तो ये तो आप वन वर्ड में जवाब दे दोगे भैया श्रीलंका की कैपिटल क्या है, क्लोज एंडेड हो गया। व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ये भी आप वन वर्ड में जवाब दे दोगे। विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया, ये भी आप जवाब दे दोगे वन वर्ड में। इसमें थिंकिंग कहां लगी, इसमें तो बस मेमोरी का प्रयोग हुआ। डी ऑप्शन है, हाउ वुड यू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस इन योर सिटी, ये बात एकदम सही है कि आप अपने शहर में पानी की कमी की जो समस्या है उसको कैसे सुलझाएंगे, इस पे बच्चों को अलग अलग दिशाओं में सोचना पड़ेगा। जब हमें अलग अलग दिशाओं में सोचना पड़े, हमारे लिए चीजें डिफिकल्ट हो, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग है। नंबर 17, डिस्लेक्सिया पोजेस डायरेक्ट चैलेंजेस इन द डोमेन ऑफ, यानी पठन वैकल्य जो है, डिस्लेक्सिया से किस एक डोमेन में, किस एक क्षेत्र में समस्या का सामना करना पड़ता है मुख्य रूप से। इमोशनल रेगुलेशन में डिस्लेक्सिया वाले बच्चों को गुस्सा ज्यादा आता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बॉडी कोऑर्डिनेशन, यानी हाथ पैर चलाने में दिक्कत होती है। याद कीजिए वो तारे जमीन पर का ईशानवस्ती, क्या उसको हाथ पैर चलाने में दिक्कत थी? क्या उसको गुस्सा ज्यादा आ रहा था? नहीं, उसकी तो जान को लोग आए हुए थे इसलिए बेचारा दुखी हो जाता था। सोशल इंटरेक्शंस, क्या उसको अपने भाई से बात करने में दिक्कत थी? पापा से तो चलो डर था, तो ऐसा तो नहीं है सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत थी। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ रिटन टेक्स्ट, पढ़ने के लिए अगर टीचर खड़ा कर दे क्लास में तो वो एकदम चुप हो जाता था या स्ट्रगल करता था, एंग्शियस फील करता था। तो पढ़ना, और उसकी नोटबुक भी ऐसी थी कि कोई पढ़ के समझ नहीं सकता। तो डिस्लेक्सिया वाला बच्चा पढ़ने और लिखने दोनों में गलतियां कर सकता है, स्पेशली पढ़ने में करेगा ही करेगा। तो रीडिंग एंड राइटिंग, जैसे 100 को वॉज पढ़ सकता है, गॉड को डॉग पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ सकता है, 6 को 9 पढ़ सकता है। तो रिवर्स में पढ़ता है या पढ़ने में इसको दिक्कत होती है बेसिकली, किसको? डिस्लेक्सिक बच्चे को। तो नंबर 19 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड शुड बी अवॉइडेड
while teaching students with visual impairment। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, दृष्टि बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए, यानी किस तरीकों को नहीं अपनाना है जब आप ऐसे बच्चे के साथ डील कर रहे हैं जिसको देखने में समस्या है, बताइएगा। सिर्फ ऑनलाइन क्लास से पेपर क्लियर हो जाए? बिल्कुल होगा, बस दिमाग में सेट रहनी चाहिए चीजें। आप प्रणाम इनसाइट शिक्षा, बताइए। निशा मैम को भी सामने लाओ, लाएंगे। हिमांशी, हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के एमसीक्यू भी करवाओगे ना? छत्तीसगढ़ में भी टीचर का एग्जाम है 10 जून को। ठीक है, करा देंगे, डोंट वरी, कराएंगे। देखिए, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऐसा कह रहे हैं 54% लोग। चलिए समझते हैं क्या अवॉइड करना चाहिए। वर्बली एक्सप्लेन कर दो। हाँ, बच्चे को देखने में दिक्कत है, सुनने में तो नहीं है, तो कर सकते हैं वर्बली। ऑडिटरी तरीके से सिखा सकते हैं, सही है ये तो। प्रोवाइडिंग टेक्टाइल मैप्स, बिल्कुल सही बात है। टेक्टाइल का मतलब है टच एंड फील मटेरियल, यानी ब्रेल लिपि टाइप का कुछ जिससे वो टच करके सीख पाए। भाई इसको मैं अगर देख नहीं सकती, टच तो कर सकती हूँ ना, अगर देखने में दिक्कत है तो टच एंड फील वाला मटेरियल बिल्कुल ठीक है। अलाउइंग यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, आजकल बहुत सारे उपकरण आ गए हैं जो मान लीजिए जो मैं यहाँ लिख रही हूँ या गूगल पे भी कुछ आ रहा है तो उस चीज को पढ़ के सुना देंगे। वो मैसेज भी अगर आया है तो उसको पढ़ के सुना सकते हैं। आपके फोन में आज के समय पे वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है कि जो देख नहीं सकता उसके लिए वो मैसेज रीड कर दिया जाएगा एक गूगल असिस्टेंट या किसी के भी द्वारा या सिरी वगैरह के द्वारा। आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना, ये खराब तरीका है। भाई जिस बच्चे को रिटन टेस्ट क्यों लोगे, जिसको देखने में दिक्कत है उसको लिखने में भी होगी या उसको पढ़ने में भी होगी। A teacher should motivate students to form dash view of ability and should consider learning as dash process, यानी कि एक अध्यापक को विद्यार्थी को योग्यता के डैश परिपेक्ष और अधिगम को डैश प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो किस चीज के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि जो एबिलिटी है उसको कैसे देखे, क्षमता को कैसे देखे विद्यार्थी, इंक्रीमेंटल होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, ऑफलाइन में भी आता था, अब ऑनलाइन पेपर में भी आता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें वृद्धि बोधक होती है क्षमता, यानी इंक्रीमेंटल होती है। हाँ, आप क्षमता को बढ़ा सकते हैं यदि आप उस पर काम करें तो। और लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है यहाँ, यानी बच्चा सक्रिय होकर के सीख सकता है। और अगर हम यहां बात करें तो एबिलिटी क्या है, इंक्रीमेंटल है, फिक्स्ड नहीं है कि बस जिसमें क्षमता है उसमें है, हम में हो ही नहीं सकती, मेहनत तो करो, है ना। एंटिटी यानी अस्तित्व बोधक है और एक निष्क्रिय, पैसिव नहीं हो सकती लर्निंग प्रोसेस, इसको एकदम हटाना है बिल्कुल। एक टीचर को पैसिव बनानी भी नहीं चाहिए और एक ऐसी एंटिटी नहीं है जो फिक्स्ड है, ठीक है। इंक्रीमेंटल है बट पैसिव है, पैसिव नहीं हो सकती, निष्क्रिय नहीं हो सकती, ये वाला ऑप्शन सही था, आगे वाला गलत है। एक ऐसी फिक्स्ड एंटिटी है और एक्टिव है, फिक्स्ड नहीं है। एक एंटिटी नहीं है जो एबिलिटी है कि बस फिक्स हो गई, इतनी ही मिली है, इसको आप काम नहीं कर सकते। भाई इंसान चाहे तो खुद पे क्यों नहीं काम कर सकता, है ना। तो अस्तित्व बोधक ना होकर के वृद्धि बोधक है, यानी कि एक इंक्रीमेंट संभव है, लर्निंग जो है या एबिलिटी जो है आपकी वो इंप्रूव हो सकती है। अ स्कूल टीचर वांट्स टू प्रमोट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ऋचा एक स्कूल टीचर हैं जो अपने बच्चों में संप्रत्यात्मक समझ को बढ़ावा देना चाहती हैं, अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा देना चाहती हैं। टू डू सो शी शुड, यानी कि उसको ऐसा करने के लिए उनको, टीचर जो है ऋचा जी, उनको क्या करना चाहिए। ऋचा की शादी है बाय द वे, तुम पता है ऋचा से मिली हो ना तुम तो? हाँ हाँ, तुमने खूब बकैती की है। हाँ हाँ हाँ, नवंबर में। हाँ, वो लॉयर है बट यहाँ पे ये वाली ऋचा जो है वो टीचर है। देखिएगा एक बार, फटाफट से बताइए। सारे दोस्त शादी कर रहे हैं यार, अब मुझे लग रहा है मैं ही पीछे रह गई हूँ। बहुत ही बढ़िया। देखिए माधव नाम ले लिया आपका, फटाफट से बताइए। तो अगर हम बात करते हैं ऋचा की, तो एक स्कूल टीचर है और वो चाहती है बच्चों में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, उनकी कॉन्सेप्चुअल समझ बने। पहला ऑप्शन है आस्क स्टूडेंट्स टू सॉल्व क्वेश्चंस इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर ओनली, यानी जैसे बताया गया है स्टेप वाइज वैसे ही सॉल्व करें क्वेश्चन को, अपना दिमाग ना लगाएं। तो ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं हुआ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का। फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज एंड मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, यानी प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना। मे बी सी ऑप्शन चेक करते हैं। एम्फेसाइज ऑन रोट मेमोराइजेशन, रटने पे फोकस करना, रटंत विद्या चलंत नहीं, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं,
रिचा मेरी मदर का नाम है, दीक्षा कह रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया दीक्षा, नमस्ते कहिए आंटी को। डिस्करेज स्टूडेंट्स टू एस्टेब्लिश कनेक्शंस बिटवीन सब कॉन्सेप्ट्स, यानी अगर ये एनकरेज लिखा होता तो यही ऑप्शन बेस्ट हो जाता बाकी सब में। मतलब आपको प्रीवियस नॉलेज से लिंक करना होता है, एक कनेक्शन बनाना होता है जब आप कुछ नया सीख रहे हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लेकिन ये कह रहे हैं हतोत्साहित कर दो, तो सिर्फ बी ऑप्शन ही क्या बचा, पॉजिटिव बचा कि फ्रेंड्स फील मोर इन्वॉल्व्ड एंड एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इफ क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रमोट्स। यानी कि क्या पूछा इन्होंने, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा का परिवेश कैसा हो, कंड्यूसिव हो, बेटर हो, कैसा हो, इंक्वायरी अबाउट द कॉन्सेप्ट, इंक्वायरी वाला हो, रिफ्लेक्शन करते हो बच्चे, अपने थॉट पे प्रकाश डालते हो, पैसिव हो, बच्चों का पैसिव होना नेगेटिव है। मियर रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब रटने की बात कर रहे हैं कि जो रटा है उसको उगल दो, उसका पुनरुत्पादन कर दो, तो ये भी नेगेटिव है। ऊपर के दोनों ऑप्शन ही हमें पॉजिटिव लग रहे हैं कि अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा और अपने विचारों पर विचार विमर्श, डिस्कशन, इन दोनों ही ऑप्शन में बच्चे एक्टिव हैं। नीचे के दोनों में क्या है, पैसिव हैं बच्चे। तो फर्स्ट और सेकंड ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 87 देखिए, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग 21st सेंचुरी स्किल्स में आती है। आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहता है कि बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कराइए ताकि वो हर एक चीज को एनालाइज कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके, चीजों को कनेक्ट कर सके, एक कंक्लूजन पे आ सके। इन स्टूडेंट्स कैन बी फैसिलिटेटेड बाय एम्फसाइजिंग ऑन डैश एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इन वेरीड कॉन्टेक्स्ट, यानी विविध संदर्भों में जो अधिगम हुआ है उसके प्रयोग को, उसको अप्लाई करके देखें, तब आएगी क्रिटिकल थिंकिंग। कंपटीशन टू फिनिश द टास्क, बस सबसे पहले काम खत्म करो, कंपटीशन नेगेटिव वर्ड। मियर समराइजेशन ऑफ नोट्स गिवन बाय द टीचर, बस समराइज कर दो, व्याख्यान कर दो जो टीचर ने नोट्स दिए, तो इससे आप कुछ याद तो कर पाओगे, लेकिन इससे क्रिटिकल थिंकिंग कहां से आएगी? वो तो इन्फॉर्मेशन आपने अपने अंदर भरी या समझ ली हद से हद। क्रिटिकल थिंकिंग है जब आप अपने आप उसके 36 एस्पेक्ट्स के बारे में सोच पाओ। रोट मेमोराइजेशन तो होता ही नेगेटिव है। तो एकमात्र सही जो ऑप्शन है वो ए ही बचता है। तीनों ही नेगेटिव हैं, तीनों ही बच्चे के पक्ष में नहीं है, तीनों में बच्चा एक्टिव नहीं है प्रॉपर तरीके से जैसे हम चाहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड वे में। तो विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग, यानी अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ स्टूडेंट शुड बी डिस्करेज्ड, इनको डिस्करेज नहीं करना, नहीं तो फिर बच्चा अपने अनुभव के आधार पर बोलना बंद कर देगा कि मैं गलत हूं, इस डर से बात करना या अपना अनुभव बताना बंद कर देगा। रिलेटेड नहीं होते उनके अनुभव से, भाई अनुभव से ही तो आए। बच्चे ने कहा पानी तो हरे रंग का भी होता है, मैंने तो ऑरेंज भी देखा है, इसका मतलब उसने अपने अनुभव के आधार पर बताया, सही हो या गलत हो। आर ऑलवेज एक्सट्रीमली इरोनस, मतलब हमेशा अत्यंत गलत होते हैं, अत्यंत नहीं थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकते हैं, हमेशा अत्यंत गलत होते हैं और वो कितने इरेशनल हैं ये बता रहे हैं, नहीं। इलस्ट्रेट, ये प्री ऑपरेशनल की ही विशेषता ज्यादा है। अगर हम बात करें, बात तक भी चल सकती है ये चीज। इलस्ट्रेट्स देयर नाइव थियरीज कंस्ट्रक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, जब वो दुनिया का अर्थ निर्माण या अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी दुनिया को समझने में, तो अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में ऐसी सहज संरचनाओं को दर्शाता है कि नाइव, सहज रूप से, यानी इंट्यूटिवली उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ विकसित कर लिया है जो चर्चा करके ठीक हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसको सही माना जाता है।